हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम देखिए यही जून 2015 के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तब तक कि क्या आप सभी तक मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है। गुड मॉर्निंग प्रीति, हेलो। किस किसने ज्वाइन कर लिया है? केपी, किरण, प्रीति, क्या आप तक मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियर? गुड मॉर्निंग कांता, किरण, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए, उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर का इंतजार करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो आप सभी के लिए आपको मैंने बताया है पहले भी कि हमारा नया कोर्स शुरू होने वाला है, एडवांस कोर्स ऑन ज्योग्राफी और दिसंबर, सॉरी, ये 2022 के सेशन के लिए होगा ये कोर्स, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 80+ क्वेश्चन टारगेट है इस कोर्स के अंदर। और हम आज जून 2015 का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं 80+ क्वेश्चन के टारगेट के साथ। डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए जूम ऐप पर। 10 बजे हम क्लास करते हैं, तो इसमें आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डेली। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता ही है अकेडमी पर। गुड मॉर्निंग मौमिता, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो सभी तक क्लियर आ रही है? ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ से, जिससे आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए डेली लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। इसकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर जूम ऐप डेली लाइव क्लास के नाम से यहाँ पर बना दी है प्लेलिस्ट, इसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। जो प्रीवियस क्लासेस है उनको भी देखिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। 80+ क्वेश्चन के जो टारगेट है हमारा, उसको अचीव करने में इन क्लासेस से आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए अगर नए हैं तो, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आपके लिए यूनिट 9 ज्योग्राफिकल टेक्निक के बहुत सारे लेसन्स हैं, अभी और ऐड होने हैं इसमें। इसके अलावा मॉडल्स एंड थ्योरीज देखिए, वॉन थ्यूनेन, इंडस्ट्रियल लोकेशन, वेबर, फिशलर, लॉश और ये टॉड प्लेंडर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी आपको पेड ग्रुप से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं अब अपने सेशन की तरफ। आज के कहाँ पर हम पहुंच गए थे उससे आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो लगभग हमने 30 क्वेश्चन तक कल कर लिए थे ना। आज बाकी सबका है। हम्म, ये तो अभी पेपर 2 है, इसके बाद पेपर 3 आएगा, फिर हम आज के टॉपिक की तरफ पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग। कोर्स मेरा जल्द ही आने वाला है, बस मैं 1-2 दिन में आपको उसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कीजिएगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन, बी। किसने लगाया है बी? के पी पहले ही लगा दिया बी। देखो, ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्कॉलर बिहेवियरल ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है। बताइए कौन है जो बिहेवियरल ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है? 1, 2, 3, 4। विलियम किर्क, यहाँ पे किंग लिखा है, पीटर गाउड, यूफुतुआन, गिलबर्ट वाइट। बताइए सही जवाब क्या होगा?
सभी के सभी आंसर दीजिए और शेयर कीजिएगा सबके सब ज्यादा से ज्यादा। जैसे क्लास शुरू होती है शेयर किया करें सभी। ओके, तो इसका आंसर क्या है? क्या जवाब आ रहा है? सी। सी यानी कि यीफुतुआन। बिहेवियर ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? बिहेवियर ज्योग्राफी का मतलब होता है कि मनुष्य जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहता है उसके हिसाब से ही वो अपना उसका बिहेवियर बनता है ना, और फिर उसके हिसाब से ही उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही उसके एक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे उसकी प्रथाएं परंपराएं जो भी उसका कल्चर है, यहाँ तक कि कल्चर भी, पूरा कल्चर जीवन जीने का तरीका उसके परसेप्शन उसके बिहेवियर से ही डिसाइड होता है। तो ये बिहेवियर ज्योग्राफी है। लेकिन इनमें से ये फुतवान का संबंध बिहेवियर ज्योग्राफी से नहीं है, इसका संबंध है ह्यूमन ज्योग्राफी से। ये क्वेश्चन कल हमने शायद कर लिया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। करा था या नहीं करा था? तो इसका यूफुतवान है। हुआ था तो बोला क्यों नहीं फिर, अगर हो गया था तो? नेक्स्ट देखो। इनमें से कौन सा स्टेट लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी हो गया था मुझे लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश 17 कल आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिकेट द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। वो कौन सी स्टेट है जिसमें कि कोई स्टेट अंडर डेवलपमेंट रहता है? क्या लिखा है? अच्छा, रास्ते में है। शंकर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या सही जवाब होगा? वो कौन सी स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जिसमें कोई स्टेट अंडर डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस करता है? अंडर डेवलपमेंट है, हाई स्टेशनरी स्टेज है, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है, लो स्टेशनरी स्टेज है? बताइए जरा, सही जवाब क्या होगा इसका? फटाफट बताइए। अंडर डेवलपमेंट। तो क्या जवाब आ रहा है? ओके, ए जवाब आ रहा है, ए। गुड। तो इसका सही जवाब असल में क्या है? ए ही है, हाई स्टेशनरी स्टेज, शुरुआती स्टेज। यानी कि अब हाई स्टेशनरी स्टेज का मतलब आप समझते हैं, जो आपने ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी होगी तो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, करेक्ट है? हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन स्टेबल है, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि जितना बर्थ रेट हो रहे उतने ही लोग, उतनी डेथ हो जा रही है। लेकिन डेथ का ज्यादा होना ये डेवलपमेंट के स्टेज को तो, डेवलपमेंट को तो डिनोट नहीं करता है। क्या ये डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है लेकिन डेथ रेट भी बहुत हाई है? आप खुद मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या ये डेवलपमेंट को डिनोट करता है? नहीं। ये किसको डिनोट करता है? अंडर डेवलपमेंट को। कि मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, अंडर डेवलपमेंट स्टेज है। तो इसका सही जवाब आप इस तरीके से सोचेंगे कि हाई स्टेशनरी स्टेज, शुरुआती जो स्टेज है, इस समय पर यह अवस्था रहती है जिस समय पर बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई। लास्ट स्टेज में जाकर के लो बर्थ रेट लो डेथ रेट के साथ पॉपुलेशन स्टेबल होती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी तो आप जानते ही हैं, नोटसीन, थॉमसन, है ना? तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जो रिकॉर्ड करता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका बताइए। माहे जो कि पौंडीचेरी है, अल्मोड़ा उत्तराखंड,
अलवर राजस्थान, तंजावुर तमिलनाडु। फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? सही जवाब क्या होगा इसका? ओके, अगर आप देखिए पौंडीचेरी को देखेंगे तो इसके 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, यनम, माहे, कराईकल और एक तो है खुद पौंडीचेरी। करेक्ट है। इनमें से जो माहे है, माहे डिस्ट्रिक्ट, ये किस स्टेट में मिलेगा आपको? यनम, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी। माहे किस स्टेट में मिलता है, किस स्टेट में? स्टेट का नाम बता सकते हैं? मेरा मैसेज अटक, अटक माहे किस स्टेट में मिलता है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। बताइए जल्दी से, किस स्टेट में मिलेगा? ओके, केपी प्रीति, केरला। ठीक है। अब जब आपको ये पता है कि केरला में है, तो आप जानते हैं कि चाहे रूरल पॉपुलेशन की बात कीजिए या फिर अर्बन, चाहे आप ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात कीजिए, चाहे आप चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कीजिए, सभी में केरल सबसे आगे है सेक्स रेशियो में। जानते हैं ना, तो इसी अनुसार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरीके का सवाल आए तो माहे, पौंडीचेरी, केरल स्टेट के, मतलब केरल के अंदर इसकी एक टेरिटरी है, ऐसा नहीं कि केरल का भाग होगा वो, ये केरल के अंदर उसकी अपनी एक अलग टेरिटरी है पौंडीचेरी की, जिसको माहे बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल ना ऐसे सोच के लगाइए तो आप कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि वो कहीं से बिना सोचे समझे कुछ भी पूछ लेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा जरूर, आपको वो सोचना है। ठीक है, बिल्कुल। एग्जाम में जो भी चीज पूछी जाती है उसके पीछे जरूर उनका कोई ना कोई उद्देश्य है, वो आपको सोचने पे मजबूर करना चाहते हैं। अब आपके सामने देखिए एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। बताइए जरा, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको बताना है ये किस प्रकार की डेंसिटी बता रहा है। क्या ये अरिथमेटिक डेंसिटी है, क्या ये एग्रीकल्चर डेंसिटी है, क्या ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है, क्या ये इकोनॉमिक डेंसिटी है? ओके, तो सही जवाब क्या है इसका? क्या लिखा है इसमें? नंबर ऑफ इनहेबिटेंट पर कैपिटा क्वांटिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। ओके, अब आप जरा इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है NK SK, इसका मतलब होगा नंबर एक, N का मतलब है नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, जितने लोग वहां पर रहते हैं। K का मीन्स है पर कैपिटा क्वांटिटी, यानी कि जितने लोग रहते हैं उनके हिसाब से पर कैपिटा की क्वांटिटी कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है। S का मतलब है स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और K का मीन्स है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स। अब जहां पर आपने ये रिसोर्स शब्द सुना, पर कैपिटा क्वांटिटी रिक्वायरमेंट सुना, तो आपको क्या लगता है क्या होगा ये? क्या ये एग्रीकल्चर होगा, अरिथमेटिक होगा या इकोनॉमिक होगा? सोचिए जरा, रिसोर्सेस और पर कैपिटा क्वांटिटी के हिसाब से क्या हो सकता है ये? तो इसका सही जवाब है इकोनॉमिक होगा। ये इकोनॉमिक डेंसिटी की बात कर रहा है, समझ रहे बात? थोड़ा सा आपको सवाल के बारे में सोचना है। अरिथमेटिक डेंसिटी क्या होती है? जो आप नॉर्मली पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ते हैं ना, वो अरिथमेटिक डेंसिटी होती है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी मतलब एग्रीकल्चर में लगी हुई जनसंख्या बटे कुल जो एरेबल लैंड है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डेंसिटी। ऐसे एक होती है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, और फिर एक होती है इकोनॉमिक डेंसिटी, ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो ये 4-5 प्रकार की डेंसिटी हैं, इन सब का आप नाम याद रखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक।
इस तरीके के जब भी देखो सवाल आता है कोई, तो जब आपने कोई ऑप्शन लगाया है ना, आपको मैं सही तरीका बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सही करने का तरीका क्या है, या किसी को ऑप्शन लगाने का तरीका क्या है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई ऑप्शन लगाते हैं तो आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि वो आपने क्यों लगाया है। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आप इसको सी लगा रहे हैं, या तो इसका मतलब है कि आपको वही याद आ रहा होगा, आपने वही पढ़ा है। अगर आप अरिथमेटिक डेंसिटी लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर लगाया तो क्यों लगाया, आपको इस क्वेश्चन में ऐसा क्या लगा कि आप सोच रहे हैं इसका आंसर एग्रीकल्चर होगा। नमस्ते किम, किम जोंग, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैंने ये वाला आंसर क्यों लगाया है, तो देखते रहना आपके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे जो गलत होते हैं, जिनकी वजह से आपका परसेंटेज थोड़ा नीचे रह जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपनाना जरूर शुरू कर दीजिए। अब इनमें से बताइए, हाँ किम जोंग बिल्कुल, मैं जो बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। इनमें से बताइए कौन सा मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को इंडिकेट करता है द सेंटर ऑफ पॉपुलेशन। हेलो विभा, आज सभी कहाँ हो? अभी तक धीरे धीरे करके आ रहे हैं, टाइम मत लगाया करें। और मैं आप सभी के लिए जो नया डाटा है ना रिसोर्सेस का, तो वो तैयार कर रहा हूँ, उसको लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आधा मैंने तैयार कर दिया है, उसके बाद फिर आधा और तैयार करना है बस, क्योंकि आजकल समय थोड़ा कम लगता है। स्लाइड चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? गुड मॉर्निंग मीनू, गुड मॉर्निंग। इनमें से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या क्या आंसर है? सी, कुछ कह रहे हैं मीडियन होगा। तो इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें से मीन मीडियन मोड तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के भाग हैं। लेकिन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन या फिर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे फेमस तरीका है, वो कौन सा है मीन मीडियन मोड में से? अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? आप मोड का इस्तेमाल करेंगे, मीडियन का इस्तेमाल करेंगे, या मीन का इस्तेमाल करेंगे, माध्य माध्यिका बहुलक? सोचिए जरा। तो आप जाहिर सी बात है, औसत निकालने के लिए, सेंटर निकालने के लिए, औसत क्या है, एक एवरेज वैल्यू तो है, सेंटर है, जिसकी कुछ वैल्यू कम भी हो सकती है, कुछ वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। तो हम मीन का इस्तेमाल करेंगे, माध्य का। और फिर इसी के बेसिस पे बहुत सारी जो आगे स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं वो बेस्ड होते हैं। इसीलिए यहाँ पर द सेंटर ऑफ पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है कौन? मीन या माध्य। अब मीन के 4 प्रकार होते हैं, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, है ना, और इसके अलावा जियोमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये 4 इसके प्रकार होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, और इन सब का मीनिंग मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स की क्लास में बताया हुआ है कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक, जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक, बताया ना। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। और मोड माने आप जानते ही, जो ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा आती है वो मोड है। और माध्य का क्या है? जो मीडियन, मतलब बीच में है, मध्य में है, उसको मीडियन बोलते हैं। अभी सिंपल मैं आपको यहाँ पर इन सब का मतलब एवरेज ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जरा। देखिए डेंसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे सवाल आ रहे हैं, आसान से सवाल आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड आपने सवाल देखा, और अभी देखिए उसी का संबंध में सवाल आ गया। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है पॉपुलेशन साइज से टू द लैंड एरिया? पॉपुलेशन साइज और लैंड एरिया, जिसमें पॉपुले एसेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन रिसोर्सेज ऑफ दैट एरिया, ऑफ द एरिया, क्या बोलेंगे इसको? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोलेंगे, एग्रीकल्चर डेंसिटी बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? बताइए जरा क्या होगा सही जवाब? 1 2 3 4, सही जवाब क्या है?
ओके, बी और सी, बी या सी लगाया जा रहा है। देखिए आपके मैसेज लेट सेंड हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें अगर आप एग्रीकल्चर लगा रहे हैं तो इसमें एग्रीकल्चर जैसी तो बात ही नहीं हुई है। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, एग्रीकल्चर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर डेंसिटी का मतलब होगा कि टोटल वो पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी है, कृषि कार्य में संलग्न है, और टोटल अरेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि, इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर डेंसिटी। तो ये तो गलत हो गया, हमने देखते गलत कर दिया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो मतलब अलग होती है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट और माइग्रेशन, ये होगी पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी गलत हो गया। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब ये नहीं होगा। अब बचा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब सिंपल सा यहाँ पे लिखा है टोटल पॉपुलेशन साइज कितना है और टोटल लैंड एरिया कितना है। इसका सिंपल मतलब है कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। समझे? क्या होगा ये? पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। क्लियर है बात? जहां पर नेटवर्क आपके घर पे ठीक आते हैं ना, वहां पर जाके बैठ जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं हाँ कि पेड़ में चढ़ जाओ, आराम से पेड़ में चढ़ के ले रहे हैं क्लास। क्या कर रहे हो? क्लास ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? सर ने कहा है जहाँ पे अच्छे नेटवर्क आते हैं वहां चढ़ गए, या कोई टावर पे चढ़ के बैठ गया आराम से कि नहीं, यहाँ तो सबसे बड़े आएंगे नेटवर्क। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ रिसोर्सेज का कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ये रिसोर्सेज डेंसिटी बोलेंगे। जैसे पीछे एक क्वेश्चन था ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इकोनॉमिक डेंसिटी, सॉरी, इकोनॉमिक डेंसिटी का मतलब हो गया कि कितने पॉपुलेशन है और कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उससे पर कैपिटा रिसोर्सेज की जो डिमांड है, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वो पता लगता है। समझ रहे? इसका बताइएगा। रेज हैंड किया है आपने। ओके, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। इसका बताइएगा। Which one of the following religion has the maximum territorial region of dominance in the world? सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे इनमें? बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म। तो इसका तो आसान जवाब है। ओके, मैं बताता हूँ। सही जवाब है क्रिश्चियनिटी। सही जवाब क्या होगा इसका? क्रिश्चियनिटी। इसका सही जवाब है पॉपुलेशन डेंसिटी। टोटल पॉपुलेशन, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करना है टोटल एरिया से, या फिर लैंड एरिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। सिंपल। ठीक है। और जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं, तो रिसोर्सेस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है और टोटल रिसोर्सेस, हमें इससे ये पता लगेगा कि पर कैपिटा रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। शंकर जी ने किया है रेज हैंड। आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर क्लियर है जो आपको पूछना था? तो सही जवाब हो गया इसका क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट देखिए। ओके, कोई बात नहीं। बिल्कुल, इसमें भी रेज हैंड है, किम जोंग। किम जोंग। देखिए आगे, डिमांड कौन? बहुत ही आसान सवाल। पेरेटो, ऑगस्ट लॉस, क्रिस्टॉलर और वेबर। इस तरीके के सवालों को आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, इसमें तो आराम से बात हो सकती है।
सब अनम्यूट करो, है ना, लेकिन अनम्यूट करना मत, लेकिन सब एक साथ। अब दो पार्टिसिपेंट ने और रेज हैंड किया है, किस किसने? अच्छा, मौमिता ने भी कर दिया है। यस मौमिता, कुछ पूछना है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक साथ करना मत सब। ऑगस्ट लॉश के द्वारा दिया गया डिमांड कौन है? ये क्या बताते हैं कि जैसे जैसे मार्केट से आप दूर जाएंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होता है, इसी वजह से उसका फाइनल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये इकोनॉमिक में एक नियम है, ये सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का, कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, डिमांड बढ़ती है, मतलब प्राइस कम होता है तो फिर डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज की, किसी भी चीज का, है ना। डिमांड और सप्लाई का ये नियम होता है। ऑगस्ट लॉस यही बताते हैं। अब जैसे जैसे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है दूर जाने पर, जाहिर सी बात है आप किसी चीज को अपने आसपास से खरीदिए। जैसे आप मान लीजिए आप 1 किलो चीनी खरीदने गए हैं अपने घर के लिए, सुबह सुबह चीनी खत्म हो गई है और आपको चाय की तलब लग रही है। जैसे एक व्यक्ति है जिसको भोले बाबा की बूटी की तलब लगती है, वैसे आपको सुबह सुबह चाय की तलब लग गई है, तो आप चीनी लेने गए पास में ही। अगर आप पास में जाएंगे अपने 1-2 किलोमीटर के दायरे में, तो आपको कोई उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, सुबह सुबह टहलते जॉगिंग करते हुए चले जाएंगे। लेकिन वहीं वो चीनी, मान लीजिए 40 रुपए की 1 किलो चीनी मिली है, और आप जा रहे हैं 25 किलोमीटर दूर लेने, है ना, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मान लीजिए 100 रुपये लग गए आपके, तो 40 की तो चीनी थी, 100 रुपये ऐड हो गए इसमें, कितना हो गया? टोटल 140 रुपये हो गए। अब ये बताइए फायदे का काम है नुकसान का काम है? इसमें तो ट्रांसपोर्टेशन ऐड हुआ है ना ज्यादा, तो दूर से खरीदने के लिए कोई कम आएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन पॉइंट से दूर बढ़ेंगे, तो जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। और इसी प्रोडक्शन पॉइंट के चारों तरफ हम एक सर्कल बना देंगे, है ना, जहां तक इसका क्या है, डिमांड है, और जहां तक इसकी सप्लाई है, डिमांड सप्लाई दोनों है। लेकिन दूर जाते हुए उसकी जो डिमांड और सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है। इसीलिए इसको हम 3D में देखें तो एक कोन के शेप में दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं डिमांड कोन। किसका? अगस्त लॉश का। वेबर ने किन 3 बातों को ध्यान में रखा है कि इंडस्ट्री इसी पॉइंट पर लगनी चाहिए? ये 3 बातें हैं जो अफेक्ट करती हैं इंडस्ट्री के लोकेशन को। बताइए वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताइए वो 3 बातें कौन सी हैं। एक तो आपको सबको पता है, लेकिन मैं 3 पूछ रहा हूँ। ठीक है बताओ, 3 कौन कौन सी हैं? ऐसा भाव तो नहीं आ रहा ये क्या पूछ लेते हो, ऐसे ऐसे बातें। एक पूछो ना, हमें तो वो पता है, ट्रांसपोर्टेशन। जो हमें पता है वो नहीं पूछोगे, जानबूझकर ऐसी बात पूछोगे। लेबर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा, लेबर ट्रांसपोर्टेशन। ओके मोहम्मद, दो तो ठीक है, एक और बताइए, एक और क्या होगा? वेरी गुड, एग्लोमरेशन। देखिए लेबर सबसे पहला आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे किया है। फिर लेबर कॉस्ट, और फाइनली इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन। ये 3 वो वेरिएबल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को, मतलब इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है क्रॉप्स का जिसको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल मोर देन 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इतनी अगर है तो ये क्रॉप अच्छे से हो सकती है, ग्रो हो सकती है। तो बताइए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नहीं 20 से 27 डिग्री है, मैं अब देखा उसको, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए जरा, क्या है इसका सही जवाब? बार्ले, जूट, टी, रबर, राइस, जूट, टी, कॉफी, मेज, राइस, व्हीट, मेज, बताइए। ओके, क्या जवाब आ रहा है? बी। अब ज्वाइन हुआ?
चलो कोई बात नहीं। सही जवाब क्या है? तो जब भी आप देखिए इस तरीके का सवाल देखें तो तुरंत आंसर खोजने की बजाय, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि आंसर खोजने की बजाय ना थोड़ा सोचा करें कि 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और बारिश की अच्छी खासी मात्रा होनी चाहिए। जो भारत का औसत है 122 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा बारिश चाहिए, एवरेज रेनफॉल से ज्यादा बारिश चाहिए। करेक्ट है? तो एवरेज से ज्यादा रेनफॉल किसको चाहिए? क्या ये टी को, या फिर कॉफी को, या फिर गेहूं को बहुत ज्यादा बारिश की आवश्यकता होती है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मेहरुल, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, डेली क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ये शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, देखिए कि क्या टी, कॉफी और गेहूं, इनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है? इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब है कि ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसमें भी देखिए टी है, और ये भी आपका गलत हो गया। गेहूं से ज्यादा आवश्यकता पानी की किसको होती है? चावल को होती है। चावल, जूट, रबर, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें जूट है लेकिन बाकी जो है वो अलग हो जा रहे हैं। तो सही जवाब हमारा हो गया ये। टेम्परेचर भी देखिए, जिस क्षेत्र में ये उगते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे जूट की भी अच्छी खेती होती है, मतलब जूट भी अच्छा खासा होता है। जूट क्योंकि किनारे पर है, तो इसको भिगाकर इससे फिर रस्सियां बनाने में काम आता है। ठीक है। हम्म। और रबर, राइस, पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है इनको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सोचिए। नेक्स्ट देखिए, ऑथर और थ्योरी। ऑथर एंड थ्योरी। वेबर, स्मिथ, हॉटलिंग, हुवर। जल्दी से बताइए, मैच कीजिए फटाफट। इनमें से कौन सी वेबर की है, कौन सी स्मिथ की है, हॉटलिंग और हुवर? ओके, सबसे पहले किसका जवाब आया? किरण। ये डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहे हैं? ओके, सही जवाब है इसका, देखिए वेबर का आप जानते हैं कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पहले का 3 मैच कर दिया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। स्मिथ का है मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिलीट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। हॉटलिंग हो गया मार्केट कंपटीशन। मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट, जहां पर प्रोडक्शन मिनिमम होता है, मतलब कॉस्ट मिनिमम है, वही लोकेशन बेस्ट है। इसके अनुसार इन्होंने बुक लिखी है ये। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऑल जैपनीज स्टील प्रोडक्शन अकर एट कोस्टल लोकेशन। ओके, रीजन बोल रहा है, असर्शन। और रीजन आप सोचिए, फिर इस रीजन नीचे पढ़िए कि द जापानीज स्टील कैपेसिटी हैज कोस्टल एक्सपोजर एंड डायरेक्ट एक्सेस टू डीप वाटर पोर्ट्स। ओके, इसका सही जवाब बताइए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनकी भी अंग्रेजी ठीक हो गई है। वरना जैसे ही अंग्रेजी क्वेश्चन आता था, हिंदी 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 मैसेज आते थे। तो आपको भी आदत हो गई है, ठीक है, बहुत अच्छा है। ऐसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, है ना? जापानीज स्टील प्रोडक्शन जो है वो कोस्टल लोकेशन में क्यों है? क्योंकि यहाँ से विदेशों के साथ आयात निर्यात करने में सहायता होगी। जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो निर्यात भी हो सकता है, और वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसको भेजा जा सकता है। इसीलिए ये जो स्टील
कैपेसिटी है ये कोस्टल रीजन में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो कारण क्या है? कोस्टल लोकेशन का होना, ताकि इससे एक्सपोर्ट किया जा सके। तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको मैच कीजिए। और ये सवाल आप कैसे मैच करेंगे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई बार। इसको मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको सवाल अच्छे से दिख जाए। ओके, चलिए बताइए। नहीं आता ये? किस किस को नहीं आता है? इसको नहीं आता है कोई बात नहीं, तो आप सीख सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं आता है तो बधाई हो, आज आप इसको सीख जाओगे, पहले ही मैं बता रहा हूँ। आता है, बहुत बढ़िया। आता है तो बताओ। क्या सही जवाब है? अब देखिए, ये चार आपके सामने ये सिंबल दिए गए हैं। स्कूल के लिए ये रेक्टेंगल है, हॉस्पिटल के लिए प्लस है, रेलवे के लिए सर्कल है, पोस्ट ऑफिस के लिए स्क्वायर, और ये क्रॉस वाला है ना? तो अब इसमें देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ ये प्लेसेस हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करके आठ है, चार ऑप्शन है ना। और जहां पर जैसे मान लीजिए एक में, फर्स्ट वाले इस घर में, मैं इसको घर बोल दूंगा तो चलेगा ना। पहले वाले घर में अगर चारों हैं तो जहां पर ये चारों हैं, जैसे सर्कल है तो सर्कल के स्थान पर इसको एक दीजिए, स्क्वायर ये रेक्टेंगल है तो एक देना है, प्लस है तो एक देना है, ये वाला है तो इसको एक देना है। जहां पर जिस खाने में ये वाले नहीं है, जो नहीं है उनको जीरो, जो है उसको एक, जो है उसको एक, बाकी को जीरो। जैसे इसमें सिर्फ ये दो हैं, अब पहले वाले में तो सभी है, सभी है, सभी है, और इसमें भी सभी है, अभी कोई डिलीट नहीं हुआ। सेकंड वाले में हम देखिए सिर्फ सर्कल और प्लस है, सर्कल प्लस, सर्कल ऊपर बाकी जीरो, इन दोनों में बाकी को जीरो, और बाकी को जीरो, अभी भी कोई नहीं हुआ। तीन में देखिए सिर्फ ये सर्कल नहीं है, ये देखिए ये एलिमिनेट हो गया ना, थर्ड वाला। इसमें सर्कल नहीं है लेकिन इसको प्लस दिया हुआ है, और ये है लेकिन इसको जीरो दिया हुआ है, तो हम इसको कर देंगे एलिमिनेट। और इसमें देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें देखिए ये ठीक है अभी, और डी वाला ऑप्शन अभी नहीं हुआ, ये इन दोनों में सब कंपटीशन है। अब चार में देखिए, चार में आपका प्लस और ये रेक्टेंगल है, प्लस और रेक्टेंगल ठीक है, बाकी जीरो, प्लस रेक्टेंगल बाकी जीरो। अब देखिए पांच में सिर्फ सर्कल नहीं है, पांच में सिर्फ सर्कल नहीं है, सिर्फ सर्कल नहीं है। ओके, अब इसके बाद छः में सबके सब हैं, सबके सब है, सबके, ये देखो हो गया ना एलिमिनेट, हो गया। तो ऐसा करके आपको करना है, सही ऑप्शन क्या है? ये है। तो जिनको समझ में नहीं आया था ये अब आ गया, जल्दी से बताइए, जिनको नहीं आया था। आ गया किम जोंग? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये है देखिए आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आज आपने कोई एक नई चीज सीखी होगी जिससे आपको फायदा हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आप मिलेंगे, धन्यवाद।